हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर लाइफ इन सोसाइटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोसाइटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सोसाइटी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसे स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि आप जब से हो पैदा हुए हो तब से आप लोगों के बीच ही हो, आप लोगों के बीच रहना सीखते हो, उनके साथ ही काम करना सीखते हो। प्लस साथ में एक और चीज़ होती है कि ह्यूमंस को थ्रेट होता है बहुत सारी चीज़ों से। जैसे कोई भी आपके घर में चोरी कर सकता है, कोई भी आपका कुछ नुकसान कर सकता है, या फिर किसी भी तरह की परेशानी आपके लाइफ में आ सकती है। तो यदि आपके पास फ्रेंड्स हैं, आपके पास नेबर्स हैं, तो आप बहुत सेफ रहते हो। तो इसलिए सोसाइटी इम्पॉर्टेंट होती है। प्लस अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल हम सुनते हैं किसी को एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये सब का रीज़न है अकेले रहना। जितनी भी अर्बन सिविलाइजेशंस जो हो रहे हैं, रूरल एरियाज़ फिर भी बहुत अच्छे रहते हैं। अर्बन एरियाज़ जो रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे कल्चर हो गया है कि लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। एक फ्लैट लेकर अकेले रहते हैं और आसपास के लोगों से शायद बातें भी नहीं करते। ये चीज़ उन्हें ही इफ़ेक्ट करती है, इसलिए वो लोग मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं और कई बार ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। तो इसीलिए सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, क्यों एक आदमी को सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। द सोशल नेचर ऑफ द मैन, एक आदमी का सोशल नेचर कैसा होता है। आवर डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट, और व्हाट इज सोसाइटी, एक्चुअली सोसाइटी होती क्या है। इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड यू हैव लर्न अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। आपने फिफ्थ क्लास में ये पढ़ा था कि मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। It tells us that our present social life has taken shape through a process of evolution over thousands of years. और इस evolution से हमें ये पता चला कि हमारी अभी की जो social life है वो धीरे धीरे evolution thousands year of evolution के बाद उसने shape लिया है। Man has moved from a nomadic stage to a settled social life. और जो ह्यूमन बीइंग है पहले वो नोमैड था। नोमैड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए घूमता था, यहाँ वहाँ हंटिंग करता था और ऐसे एग्जिस्ट करता था। पर अब जाकर मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के स्ट्रगल के बाद ह्यूमन बीइंग ने अपनी एक सेटल्ड सोशल लाइफ रख ली है, बना ली है। तो वो भी इवोल्यूशन के कारण ही हुआ है, धीरे धीरे हुई हैं ये सारी चीज़ें। वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, क्यों एक आदमी को सोसाइटी की ज़रूरत होती है। अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। जो स्टेबल और सिक्योर कम्युनिटी लाइफ है, स्टेबल मतलब होती है कि आपके पास अपना एक घर है और आप उस घर में रहते हो, और सिक्योर मतलब होता है कि आप सेफ हो उस घर में। कोई भी आपके घर में आके आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो या ह्यूमंस ही क्यों ना हो। तो एक स्टेबल और सिक्योर जो कम्युनिटी लाइफ है वो ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए भी। इन द नोमेडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। जब एक आदमी नोमेड की तरह था तो उसके लाइफ में ना स्टेबिलिटी थी ना सिक्योरिटी थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके पास ना तो एक फिक्स घर था। एक फिक्स घर होने के लिए क्या चाहिए कि आपका फूड का सोर्स हो, आपके पास इनकम का सोर्स हो, एवरीथिंग हो। पर पहले ज़माने मतलब हम अर्ली मैन की बात कर ले, अर्ली मैन वाला जो टाइम था उस समय में इनकम जैसा तो कुछ था नहीं, सिर्फ लोगों को एग्जिस्ट करना था और उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए फूड चाहिए रहता था और वाटर सोर्स चाहिए रहता था। तो उसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। तो उनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी और सिक्योर भी नहीं थी। किसी तरह का कोई लॉ नहीं था, कोई भी किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता था। प्लस क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे तो एनिमल से डर रहता था उन्हें। When man
realized that living in a group provides security. People came together टू डेवलप एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ। और जब आदमी को ये समझ आया कि यदि हम ग्रुप में रहते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि यदि हम ग्रुप में रहते हैं और हमारे ऊपर कोई भी अटैक करे तो हम ग्रुप में हैं, हम उसे आराम से हरा सकते हैं, उसे भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आदमी को फील हुआ कि कितना ज़रूरी है ग्रुप में रहना, और इसीलिए लोग साथ में रहने लगे और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में जीने लगे। दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, और इसी कारण से सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। लिविंग इन सोसाइटी men felt the need for the rules to help with the smooth functioning of day to day matters। और जब सोसाइटी में ह्यूमंस रहने लगे तो उन्हें ये फील हुआ कि हमें रूल्स की भी ज़रूरत है, हमें लॉस की ज़रूरत है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप आज इतने फ्री हैं कि आप आराम से रोड में चल सकते हैं, आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं, आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं, अपने घर में जितना पैसा रखना है आप रख सकते हैं, कोई भी आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि हमारी कंट्री में रूल्स है। तो इसीलिए उस समय के लोगों को रियलाइज़ हुआ कि सिक्योरिटी तो मिल गई हमें, लेकिन जो सिक्योरिटी मिली है वो पार्शियल है, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट सिक्योरिटी के लिए हमें ये चाहिए कि रूल्स हो। इट गेव राइज टू कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, एथिक्स एंड वैल्यूज, रूल्स एंड लॉज। और इसी के कारण कन्वेंशंस आए, ट्रेडिशंस आए, एथिक्स, वैल्यूज, रूल्स और लॉज लोगों ने बनाए। मेंस लाइफ इन सोसाइटी बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल। और इसके बाद जो सोसाइटी की लाइफ थी वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई, एक वे में लोग जीने लगे और स्टेबल हो गई। लोगों के पास अपना घर हो गया जहाँ वो लोग रहने लगे, स्टेबिलिटी से जीने लगे। द सोशल नेचर ऑफ अ मैन। मैन इज सोशल बाय नेचर। एक आदमी का नेचर ही होता है सोशल होना, मतलब ह्यूमंस के अंदर ये क्वालिटी बाय बर्थ ही डाल दी जाती है कि वो सोशल रहते हैं। वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर इन ईच अदर्स कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस। हम सबको अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की कंपनी में रहे, इसीलिए लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ रहे। लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो आवर नीड। लोगों के साथ रहना मतलब एक सोसाइटी में रहना सिर्फ हमें खुशी नहीं देता, ये हमारी ज़रूरत भी है। हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है हम लोगों के साथ रहें। वी हैव मैनी नीड्स, फूड्स, शेल्टर, क्लॉथिंग आर अवर फिज़िकल नीड्स। हमारी जो फिज़िकल नीड हैं वो हैं खाना, कपड़ा और मकान। वंस these are satisfied, man gets a sense of stability, but that is not enough। और जब ये नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो एक आदमी को स्टेबल फील होता है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होती हैं। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारी कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड। व्हेन वी आर हैप्पी वी विश टू शेयर आवर happiness with others. Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. We like the companionship of our family members, relatives, and friends. These feelings reflect our social nature. तो आपको एग्जाम्पल से बताया है कि आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स कैसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है कि आपको सेफ फील करना है, तो ये आपकी इमोशनल नीड होती है। यदि आप खुश हो तो आपका मन करता है आप किसी से बातें करो, उससे अपने हैप्पीनेस का रीज़न शेयर करो, तो ये भी आपकी इमोशनल नीड होती है। जब आप सैड हो, दुखी हो, तो आपको लगता है कि आप किसी से अपने जो रीज़न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करो, ये भी आपकी इमोशनल नीड ही होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना, रिलेटिव्स के साथ रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना, और ये जो हमारा नेचर है यही रिफ्लेक्ट करता है हमारा सोशल नेचर। इसी से पता चलता है कि ह्यूमंस
के अंदर इनबिल्ट है कि वो सोशल हैं। You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. हमें पता है कि खाना हो गया, कपड़े हो गए, रहने की जगह, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। ये ऐसी चीज़ है जिनके बिना एक आदमी नहीं जी सकता। Due to labor and skills of people in the society, a variety of articles are produced. हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों में बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग स्किल्स हैं, जिसके कारण हमारी सोसाइटी में अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ अलाउ अस टू लिव विद डिग्निटी। क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं जहाँ से हम एजुकेट हो सकते हैं, और हेल्थ रिलेटेड भी हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं, जिसके कारण हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं और डिग्निटी के साथ जीते हैं। ऑल दिस इज़ मेड अवेलेबल इन सोसाइटी, और ये सारी चीज़ें हमें हमारी सोसाइटी से मिलती है। A variety of industries and occupations help to fulfill our needs. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी दो चीज़ों से होती है। पहली होती है सेफ्टी, और दूसरी चीज़ होती है सोर्स ऑफ इनकम। यदि आपको उस जगह में इनकम मिल रहा है तो ही आप उस जगह पे रहोगे, नहीं तो आप वहाँ से चले जाओगे, उस जगह पे रहोगे जहाँ पे आपके पास इनकम हो, क्योंकि इनकम के बिना आप अपनी किसी तरह की भी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं जो हमारी सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, जिसके कारण हमें इनकम मिलता है और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड बुक्स फॉर स्टडिंग एंड पेपर फॉर बुक्स। दैट इज़ वाई ऑक्यूपेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, पेपर प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग एक्सेट्रा also develop. Many people contribute to this process. Thus, the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. तो हम सब जानते हैं हमें पढ़ाई करने के लिए बुक्स चाहिए, और बुक्स का क्रिएशन करने के लिए पेपर चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर का काम करती है, और इसी तरह के दूसरे काम भी करती है। तो इसी वे से हमारी जो सोसाइटी है हमारी नीड्स को पूरा करती है। दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। और जब हम जो ऑक्यूपेशन हमें अच्छा लगता है या जिसका स्किल है हमारे अंदर वो करते हैं, तो हमारा भी जो स्किल है वो भी डेवलप होता है। आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन अ सोसाइटी, और हमारी जो सारी बेसिक नीड्स है हमारी सोसाइटी ही फुलफिल करती है। वी डिपेंड ऑन each other for our emotional needs such as security, appreciation, praise and support. Thus our life in society is interdependent. तो हमें एक दूसरे से इमोशनल नीड्स हैं, हम एक दूसरे से इमोशनल नीड्स रखते हैं, जैसे हम सिक्योर फील करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें, प्रेस करें, जहाँ हमें ज़रूरत है हमें सपोर्ट करें। और इसीलिए हमें सोसाइटी की अपनी लाइफ में हर जगह ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी जो लाइफ है वो सोसाइटी पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। नाउ our development. Every person is born with some qualities and capabilities, but they are dormant. They develop in a society. हर आदमी के अंदर कुछ क्वालिटी होती है और कुछ उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता है। लेकिन जब वो एक सोसाइटी में रहता है तो उसे अपनी सारी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ पता चलती है। We use language to communicate with one another, but we cannot do so at birth. We learn language gradually. Our first language is one that is spoken at home. If our neighbor speaks different language, we pick up those too. तो क्या होता है कि जो सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की जो भी लैंग्वेज रहती है, हमारा
जब बर्थ होता है उसी समय हम बोलना नहीं सीख जाते, हम धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। और सबसे पहला लैंग्वेज जो हम बोलना सीखते हैं वो लैंग्वेज होता है जो हमारे घर में बोला जाता है। नाउ यदि हमारे नेबर कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है हम वो लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेज, और स्कूल्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे हम दूसरे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश होता है हम स्कूल में सीखते हैं, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच सिखाते हैं, जर्मन सिखाते हैं, इस तरह की अलग अलग लैंग्वेज हम स्कूल में सीख सकते हैं। वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, when all the students in a class are given the same topic for an essay, why is it that no two essays are the same? It is because the thought process in each is different. हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी जो सोच है वो भी इंडिपेंडेंट होते जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम स्कूल में गए, स्कूल में हमें एक ऐसे दिया गया, तो जितने बच्चे वहाँ पे ऐसे लिखेंगे हर बच्चे का ऐसे अलग अलग होगा। लेकिन आप सोचिए टॉपिक तो सेम है, फिर क्यों अलग अलग होगा? इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग अलग होगी। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारी थिंकिंग वैसी ही बन जाती है। तो सोसाइटी की हेल्प से ही हमारी थिंकिंग भी बिल्ड होती है। सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इमोशनल capabilities and the power to think. It also provides the opportunity for expressing our thoughts and feelings. तो सोसाइटीज़ हमारी जो इमोशनल कैपेबिलिटीज़ है उन्हें भी डेवलप करने में हेल्प करती है और हमारी सोचने की शक्ति को भी बढ़ाने में हेल्प करती है। वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स लोगों के सामने रख सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें सोसाइटी में ही मिलती है। The development of our artistic and other talents also take place in society. Singers, musicians, artists, scientists, adventurers, social worker can all develop their qualities further because of the backing and encouragement of society. The encouragement is very important. तो ऐसे लोग जिनके अंदर एक आर्टिस्ट की स्किल है या दूसरे टैलेंट्स हैं, जैसे सिंगर है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट हो गया, एडवेंचर हो गया, सोशल वर्कर हो गया, जो भी क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी सोसाइटी में ही डेवलप होती है। क्योंकि हमारे जो साथ के लोग हैं हमें इनकरेज करते हैं उन चीज़ों में जो हमें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यदि आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो तो आपको आपके स्कूल के टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले इनकरेज करेंगे कि आप और प्रैक्टिस करो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, या आप आगे अपना जो फ्यूचर है इसमें ही बनाओ। तो इस तरीके से हमारी जो स्किल होती है उसके और सबके इनकरेजमेंट जब हमें मिलता है तो हम बहुत ही अच्छे हो जाते हैं उस चीज़ में प्रैक्टिस कर करके और आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ही होता है हमारा। वट इज़ मीन बाय सोसाइटी? अब सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल पीपल, मैन, वुमेन, ग्रोन अप्स, ओल्ड पीपल, यंग चिल्ड्रन। सोसाइटी में हर आदमी आता है, एक आदमी भी आता है, औरत भी आती है, ओल्ड जो लोग हैं वो भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब कोई आते हैं। अवर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और हमारी फैमिली भी सोसाइटी का ही पार्ट होती है। सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सब आते हैं, हमारे स्कूल्स भी सोसाइटीज़ में ही आते हैं। The interrelation and interaction between the people, their dependence on one another and sharing also form a part of the society. Society जैसे लोगों के एक दूसरे से जो रिश्ते हैं, उनके जो एक दूसरे के साथ एक्शन है, साथ में जाना, साथ में स्कूल जाना, ऑफिस जाना, एवरीथिंग, और एक दूसरे पे किसी वे से भी डिपेंडेंट है। जैसे हमें मॉर्निंग में मिल्क चाहिए तो हम हमारे घर में जो मिल्क मैन आता है उस पर डिपेंडेंट हो, तो किसी का किसी पे किसी वे से भी डिपेंडेंस है। और हम जो शेयरिंग करते हैं साथ में, ये सब एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है। सोसाइटी सिंपली एक मॉब को नहीं बोलते हैं या क्राउड को नहीं बोलते हैं, मतलब लोगों के झुंड को सोसाइटी नहीं कहा जाता है। सोसाइटी उस समय फॉर्म होती है जब ऐसे लोग जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो एक जैसी सोच रखते हैं, जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं,
वो लोग साथ में रहते हैं तो उसे एक सोसाइटी कहते हैं। अब ये दो वे के हो सकते हैं। पहला वे कि जितने भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कुछ एरिया स्पेसिफिक होते हैं जहाँ कुछ स्पेसिफिक रिलीजन के लोग रहते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही रहते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं। तो ये उनकी सोच के कारण ऐसा होता है, ये उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के कारण ऐसा होता है। और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सिर्फ गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। तो ये सारी सोच है और उनके ऑब्जेक्टिव्स है, जैसी सबके ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसे लोग साथ में रहते हैं। In order to fulfill needs like food, clothing, shelter, and security, the society has to create a permanent system. Without such a system, the day-to-day affairs of the society cannot be carried on. यदि हमें हर आदमी को अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, खाना, उसकी क्लॉथिंग, उसका शेल्टर, सिक्योरिटी, सब कुछ, तो सोसाइटी को एक रोज़ का जो परमानेंट सिस्टम है वो सेटअप करना पड़ेगा। उसके बिना रोज़ के अफेयर्स नहीं हो सकते। अ सिस्टम इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। और एक सोसाइटी के हमेशा कंटिन्यू रहने के लिए ज़रूरी है कि एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो। जैसे जैसे एग्रीकल्चर एसेंशियल है हमारे खाने के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया है जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। इसीलिए a vast system needs to be created which include factories to manufacture tools and equipments used for farming, banks to provide loans to the farmers, a market for the goods produced, etc. और इसीलिए एक ऐसा वास्ट, बहुत ही फैला हुआ बड़ा सिस्टम क्रिएट किया गया है जिसमें फर्स्ट तो वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो टूल्स बनाती हैं, इक्विपमेंट्स बनाती, चीज़ें बनाती है जिससे फार्मिंग हो सकती है। उसके बाद फार्मर्स होते हैं जो फार्मिंग करते हैं। उसके बाद मार्केट वाले लोग होते हैं जो उन जितने भी एग्रीकल्चर हुए हैं उनको सेल करते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम चलता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी सच सिस्टम मेक्स अ सोसाइटी स्टेबल। और इस कंप्लीट सिस्टम के कारण ही एक सोसाइटी चलती है। अगले चैप्टर में हम लर्न करेंगे हमारी इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।